एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन तभी एक मैप और एक सवाल, Why वेस्ट बिहार इज डूइंग सो मच बेटर देन ईस्ट बिहार ने सवाल खड़ा कर दिया कि वो बिहार जो जीएसडीपी की ग्रोथ रेट में वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट लिस्ट में शामिल है, असल में वो ग्रोथ इक्वल नहीं है। दूसरा, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो बिहार की स्ट्रेंथ के बारे में जानते ही नहीं है। तीसरा, हम प्रॉब्लम्स को इन डेप्थ समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार, जिसके लिए लोगों की क्या ही परसेप्शन है। बिहारी I'm already laughing. कोई पान खा के थूक रहे हैं बिहारी, को खुजाते हुए देख के कहीं ना कहीं dirty, they spit everywhere, they don't have manners. लेकिन असल में जानते भी हो, बिहार के साइंटिस्ट अखौरी सिन्हा के नाम पर अंटार्कटिका के एक माउंटेन का नाम रखा गया है फॉर हिज बायोलॉजिकल रिसर्च। वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने इस साल आईपीएल में सेंचुरी बनाई, वो भी बिहार से। आर्यभट्ट, जिन्होंने हमें 0 नंबर दिया और पाई नंबर दिया, वो भी बिहार से। भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी यहीं से। चाणक्य के अर्थशास्त्र, वाल्मीकि का नारायण, नालंदा और विक्रमशिला जैसे ग्लोबल सेंटर्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टूपा भी यहीं से है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बिहार की जीएसडीपी हर साल 40.5% से ग्रो कर रही है, इसलिए हमें बिहार को लेकर अपनी परसेप्शन बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि बिहार ओवरऑल डेवलप हो रहा है। जैसे यहाँ पर कास्ट डिस्पैरिटी है, वैसे ही डेवलपमेंट डिस्पैरिटी भी है। क्योंकि अगर आप गौर से पर कैपिटा इनकम देखोगे हर एक डिस्ट्रिक्ट की, तो आपको सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट की ऐसी मिलेगी जिसकी पर कैपिटा इनकम 1 लाख से ज्यादा है। बल्कि अभी ये भी कम है क्योंकि हमारा नेशनल एवरेज 2 लाख है। अगर हम मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखें इस मैप से, तो आपको ईस्ट बिहार के 50% डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी दिखेंगी जो पॉवर्टी रेट में है। अगर हम वेस्ट बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो सीतामढ़ी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 42.82% पॉवर्टी रेट है। सोचने वाली बात है कि इतना डिफरेंस क्यों है। बात 1793 से शुरू होती है, जब बिहार बंगाल स्टेट का हिस्सा था। तब अंग्रेजों ने ना लैंड रेवेन्यू से ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पास किया, जिसके हिसाब से जमींदारों को किसानों से हर साल फिक्स टैक्स रेट वसूलना होगा। ये मैटर नहीं करता कि उनके पास पैसे हैं नहीं है, उनको देने ही पड़ेंगे। अगर कोई किसान टैक्स नहीं पे कर पाता तो उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती। इसलिए ना तो एग्रीकल्चर में कोई इनोवेशन आए, ना ही किसानों की इनकम सुधरी। भले 1949 में इस एक्ट को हटा दिया गया था, लेकिन जमींदार सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कई एरियाज में। दूसरा कारण है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ने थ्रू आउट द कंट्री रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स का प्राइस फिक्स कर दिया। मतलब कि पहले क्या होता था, कंपनीज क्या करती थी, अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट सेव करने के लिए वहां पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करती, जहां पर मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते थे। अब जैसे गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल्स का प्राइस सारी जगह सेम कर दिया, तो कंपनीज वहां पर शिफ्ट करने लगी जहां पर उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर इंसेंटिव्स मिलने लगे, जिसका रिजल्ट बिहार के जीडीपी पर बहुत बुरा पड़ा। तीसरा कारण 1990 से 2005 का जंगल राज और करप्शन, जिसने बिहार की उन्नति पर कई रुकावटें डाली। परिणाम क्या निकला, बिहार 2 हिस्सों में बंट गया, जिसे समझते हैं हम पार्ट 2 में। चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों है एक एक करके। नंबर 1, इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेस्ट बिहार और ईस्ट बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में इनकम में इतना बड़ा गैप क्यों है? इस पॉइंट से ना आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जहां पर पटना, गया, बक्सर और सिवान इंडस्ट्रियल हब है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कॉटन टेक्सटाइल, यूटेंसिल्स में, वहीं पर समस्तीपुर, मधेपुरा, भागलपुर, ये क्या है, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हब है। यहाँ पर कोई मेजर इंडस्ट्रीज नहीं है एक्सेप्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर। सरसा, जो कि मखाना हब और वहाँ पर गोल्ड माइंस है, लखीसराय रिन्यूएबल एनर्जी हब है और मुजफ्फरपुर टेक्सटाइल हब है। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका मेजर इनकम सोर्स एग्रीकल्चर है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो उदाहरण लेते हैं पटना की। पटना में आईटी सेक्टर में HCL टेक महिंद्रा और TCS जैसी कंपनीज हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें, अवॉन अर्थिंग लिमिटेड कंपनी है, ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, साफ फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट है। इसीलिए यहाँ की पर कैपिटा इनकम 1.21 लाख है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दूर जाएं मिथिला रीजन, जहाँ पर दरभंगा, मधुबानी, कटिहार, सीतामढ़ी और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट्स आती है, वहां पर भारत का 90% मखाना प्रोड्यूस होता है, जो मैं आपको बता दूं बाय द वे 3000 करोड़ की मार्केट है,
जिसके बावजूद भी किसान अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज मार्केट है और उनको अपनी प्रोडक्शन मिडिल मैन को कम रेट पे बेचनी पड़ती है। और मिडिल मैन क्या करते हैं, उसे कंपनीज को डबल से ट्रिपल रेट पे बेचते हैं, क्योंकि दे नो कि मखाने की डिमांड कितनी ज़्यादा है मार्केट में, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के लोगों की पर कैपिटा इनकम 1 लाख के आसपास तक नहीं है। अब इस पर कैपिटा इनकम में मैं सिर्फ मखाना इंडस्ट्री नहीं इंक्लूड कर रही, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कर रही हूँ, एग्रीकल्चर भी कर रही हूँ, जिस पर ये डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करती हैं। नंबर 2, माइनिंग। कौन कहता है कि झारखंड के बिहार से अलग होने से बिहार ने अपनी मिनरल वेल्थ खो दी है? खोई जरूर है, लेकिन अभी भी बिहार में अबंडेंस में मिनरल्स प्रेजेंट है। तो शेयर करके बताओ जो ये सोचते हैं कि बिहार में मिनरल्स ही नहीं है। मोस्टली मिनरल्स साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में। उदाहरण के तौर पर जमुई डिस्ट्रिक्ट में भारत का 44% गोल्ड रिजर्व है। 2,28,885 मिलियन टन की गोल्ड रिजर्व है। भारत का 95% पायराइट रिजर्व पता कहाँ है? रोहतास, मुंगेर और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हर साल 4,78,000 मिलियन टन लाइमस्टोन की प्रोडक्शन होती है। रोहतास में 88.38 मिलियन टन ग्लोकोनाइट रिजर्व है। बिहार में ही आयरन और कॉपर के डिपॉजिट है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉपर के डिपॉजिट्स जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं पर आयरन और के जमुई, गया और भागलपुर में। इसके अलावा और भी कई सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि मैंगनीज, मैग्नेटाइट, आयरन और कई सारे। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना दम है कि ये भारत को $5 ट्रिलियन छोड़ो $26 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दम रखती है। और ये मेरे नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ क्रूशियल पिलर टू इंश्योर गुड गवर्नेंस अक्रॉस सेक्टर। इसलिए हम वेस्ट बिहार और ईस्ट बिहार सभी डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे कि कैसे रोड, रेलवे और हाईवे कनेक्टिविटी है, जिसके लिए मैंने चार्ट बनाया। अब वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो कि कहाँ पर नए प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं, कैसे कहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, सभी चीजें। नंबर 4, एग्रीकल्चर। बेशक बिहार की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर 58.6% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 20% अमूल्य कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। उसमें भी स्पेशली पटना, नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, वेस्ट चंपारण और कटिहार डिस्ट्रिक्ट से, जो कि 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वेजिटेबल की, जैसे पोटैटो, अनियन, टोमेटो, कॉलीफ्लावर और ब्रिंजल। ये तो सबको ही पता कि बिहार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का। उसमें भी 2 वेस्ट बिहार की डिस्ट्रिक्ट और एक ईस्ट बिहार की डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। जूट प्रोडक्शन में ईस्ट बिहार के डिस्ट्रिक्ट का एनवायरनमेंट ज्यादा बेटर है, जैसे पूर्णिया और कटिहार। वहीं पर अगर हम शुगर केन इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें वेस्ट बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स का एनवायरनमेंट ज्यादा बेटर है, जो कि आगे चलकर शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर में वेस्ट बिहार और ईस्ट बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स की दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। ये आज का टॉपिक जिस पर हम चर्चा करें है तो बिहार का हिस्सा। जैसे कि डेवलपमेंट डिस्पैरिटी है, वैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा गंभीर है। फर्स्ट प्रॉब्लम है पॉवर्टी। 2023 में बिहार के नीति आयोग मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार हाईएस्ट पॉवर्टी रेट था, जिसमें सबसे ज्यादा ईस्ट बिहार के डिस्ट्रिक्ट सफर कर रही है। इतनी ज्यादा कंडीशन वेस्ट बिहार के डिस्ट्रिक्ट की सीरियस नहीं है, एक्सेप्ट ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण और सीतामढ़ी को छोड़कर। सेकेंड प्रॉब्लम है लैंड और कास्ट डायनेमिक्स। लैंड डिस्प्यूट की तो प्रॉब्लम बिहार में इतनी ज्यादा सीरियस है कि हर रोज 3000 केसेस रिपोर्ट होते हैं। 1000 मर्डर के 60% जो क्रिमिनल केसेस रिपोर्ट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा केसेस पता किसके? लैंड डिस्प्यूट के। अब सबसे ज्यादा वरीड सिचुएशन तो ये है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 20% लैंड का सर्वे नहीं हुआ। किसी को पता ही नहीं है कि ये लैंड लीगल है या फिर इलीगल। दिलीप जायसवाल, जो कि रेवेन्यू और इकोनॉमिक रिफॉर्म डिपार्टमेंट मिनिस्टर है, उनके अनुसार 52,000 एकड़ लैंड को माफियाज कंट्रोल करते हैं। बात रही कास्ट डायनेमिक्स की, तो यहाँ पर मानो या ना मानो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसी बेसिस पर सत्ता चलती है। थर्ड प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर। कैन यू इमेजिन कि बिहार के 30,000 रूरल वार्ड में पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे केमिकल्स प्रेजेंट है। अब इसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट हर घर नल का जल और मल्टीविलेज स्कीम लेकर आई है, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या सच में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आपके एरिया में सॉल्व हुई है या नहीं। फोर्थ प्रॉब्लम है सोशल इंडिकेटर। यहाँ पर ना कंडीशन थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि WHO का थंब रूल है कि 1 डॉक्टर पर 1000 पेशेंट,
लेकिन अगर हम बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स को मिला लें तो टोटल 58,144 डॉक्टर्स ही है, मतलब कि 1 डॉक्टर फॉर 2,148 पेशेंट। 25 एम्बुलेंसेस की जब एनालिसिस हुई तो उसमें पता चला कि यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्विपमेंट और मेडिसिन ही नहीं है। सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि स्टाफ की भी शॉर्टेज है, 18% पटना में तो 72% पूर्णिया में। पैरामेडिक्स की शॉर्टेज है 45% जमुई में तो 90% ईस्ट चंपारण में। बात रही एजुकेशन की तो एजुकेशन में ज्यादा स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि जब क्लास 5 के 85% बच्चे एक सिंपल इंग्लिश का सेंटेंस तक रीड नहीं कर पाते। क्लास 3 के 19% स्टूडेंट क्लास 2 के बच्चे की टेक्स्ट बुक तक रीड नहीं कर पाते। टीचर्स अटेंडेंस के नंबर इन्फ्लेट करे। अब इसे सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ई शिक्षा पोर्टल लेकर आई है, जिसमें एक रिपोर्ट बनाई जाएगी कि टीचर्स ढंग से अटेंडेंस लगा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रिक्वायर्ड इक्विपमेंट मिल रहे हैं। फिर भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, अपर प्राइमरी स्कूल है, हर एक जगह कम है। फिर भी बिहार अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो कई सारे स्टेप्स ले रहा है। और ये टाइटल एक बिहारी सब पर भारी बनने की भी कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर ना मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देखना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।